हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में हिस्ट्री यानी इतिहास का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ने वाले हैं जो कि लेसन नंबर 1 है और ये इस लेसन की पहली वीडियो रहने वाली है। हम इस लेसन को कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के पक्का बनेगा। तो ये चैप्टर की पूरी संरचना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को सीखने के उद्देश्य जानेंगे, यानी इस लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो इस लेसन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद में हम निम्नलिखित बातों को जान पाएंगे। जैसे सबसे पहला हमें पता चलेगा कि भाई सन 1200 से लेकर 1550 के बीच में अगर हमें इतिहास को जानना हो तो हम कौन कौन से स्रोत को उपयोग कर सकते हैं और उन्हीं स्रोतों का उपयोग हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम दूसरे स्रोतों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। पहली चीज आपको ये सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज आपको ये सीखने को मिलेगी कि फारसी ऐतिहासिक शाही दरबार केंद्रीय स्रोत के विभिन्न स्रोत हैं। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा काल है ये मुस्लिम शासन का भारत में रहेगा और इस मुस्लिम शासन में फारसी इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि वो इस क्षेत्र के आसपास के ही शासक थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने इतिहास में जो कुछ भी लिखवाया उसमें फारसी भाषा का एक महत्वपूर्ण रोल या फिर मुख्य भूमिका बन जाती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो फारसी ग्रंथ है और जो उत्तर भारत के हिंदवी भाषा है इसमें भी लिखी जाती है, यानी फारसी ग्रंथों का जो अनुवाद है वो हिंदी भाषा में भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐतिहासिक स्रोत में हम केवल साहित्यिक स्रोतों को नहीं बल्कि शिलालेख यानी जो भी उस समय के अभिलेख थे उनके माध्यम से भी हम इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक चैप्टर का वीडियो का इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने देखा कि इस लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब इस लेसन का एक परिचय है, अब आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जैसे लिखा है खुर शासकों का विजय। आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक इंट्रोडक्शन दूंगा मोहम्मद गौरी के बीच में और साथ ही साथ में पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में क्या होता है, तराइन फर्स्ट की लड़ाई होती है सन 1151 में। और इस तराइन फर्स्ट के वॉर में पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन दूसरी जो तराइन सेकंड की लड़ाई 1192 में होती है, इसमें हम देखते हैं जो घुर शासक यानी मोहम्मद गौरी की है वो क्या हो जाती है, विजय हो जाती है और दिल्ली या हम कहें भारत के अंदर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और ये भारत के इतिहास से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना बन जाती है। ये हमारे भारत के शासन में इम्पॉर्टेंट घटना इसलिए घट जाती है क्योंकि ये सबसे पहला दौर या सबसे पहला समय था जब भारत के अंदर मुस्लिम शासन स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद से ही पहले दासवंश और इसके बाद में खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और आगे चलकर मुगल, इस तरीके से हम देखेंगे भारत में जो मुस्लिम शासन का एक काफ़ी लंबा इतिहास हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से इन आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले किए और साथ ही साथ में जीत इनको हासिल हुई और साथ ही साथ इन्होंने भारत में किस प्रकार से इस्लामी शासन की नींव डाली, ये हमें पता चलता है। और साथ ही साथ 13वीं शताब्दी में अगर हम देखें हमारे पास जो भी साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जो भी मौजूद है उन सभी का जब हम उपयोग करते हैं तो उन सभी के उपयोग करने के बाद में हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस भारत के इतिहास की जानकारी में फारसी भाषा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत, अभी दिल्ली सल्तनत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है जो मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया वो दिल्ली सल्तनत था। हम बेसिकली भारत के जो मुस्लिम शासन है उसको दो वर्गों में बांटते हैं, एक दिल्ली सल्तनत का और दूसरा मुगल एरा। तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश आएंगे जिसमें ये सारे के सारे तुर्क मुस्लिम होंगे।
आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें आपका दाश वंश, आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सारे के सारे वंश आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आएंगे, जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में चर्चा भी करेंगे। तो ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत आपका लगभग इस टाइम तक रहा, और आप इसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत जब खत्म होगा तो उसके बाद मुगल वंश का स्टार्टिंग होगा। जैसे कि मैंने बताया, आपकी बुक में आपको सन 1200 से लेकर 1550 तक आपको पढ़ना है, आप अपनी बुक के स्टार्टिंग में ही देख पाओगे। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि हम किस प्रकार से, अगर हमें इस काल का इतिहास जानना हो तो हम इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट या वेरियस स्रोत हैं, हम उन सभी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। उत्तर भारत के अंदर जैसा कि बताया गया, उत्तर भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इतिहास लिखने के लिए हमें, हमारे पास में कौन कौन से, एक तो पुरातात्विक स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत में आपके मुद्रा शास्त्र क्या होता है, जब हम सिक्कों के अध्ययन को करते हैं तो मुद्रा शास्त्र, पुरालेख शास्त्र क्या होता है, अगर आपने हिस्ट्री मुझसे फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो आपको ये सब पहले से ही क्लियर होगा। पुरालेख शास्त्र जो है, हम अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, इन सब का उपयोग किया जाता है। और जो पुरालेख स्रोत हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जो मुख्य रूप से अभिलेख वगैरह हैं वो सारे के सारे आते हैं। इसके अलावा हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पे ही निर्भर नहीं रहते इतिहास निर्माण के लिए, हमें इतिहास निर्माण में साहित्यिक स्रोतों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। और साहित्यिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो सन 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हमारे पास में इतिहास के पुनर्निर्माण के कई सारे ऐसे साहित्यिक स्रोत मौजूद हैं, जो हमारे देशज भी हैं, विदेशी भी हैं, और साथ साथ कुछ धार्मिक भी हैं और कुछ अधार्मिक भी हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो है सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। साहित्यिक स्रोत ऑथेंटिक क्यों माना जाता है, क्योंकि इन साहित्यिक स्रोतों में हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इसमें जो राजा द्वारा लिखाए गए इतिवृत्त या फिर हम कहें त्वारीख, ये भी शामिल होती है। और साथ ही साथ जो भी भारत के सुल्तान बने, यानी दिल्ली के उस समय के सुल्तान बने, उनके पर्सनली जो भी इंडिविजुअल हिस्ट्री लिखी गई है, उनके बारे में उनके दरबारियों ने लिखा है, ये सब फारसी भाषा में ही था। तो फारसी भाषा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा फारसी भाषा का भारत के अंदर क्या हुआ कि भाई उसमें जो भी फारसी भाषा में लिखा गया उसे हिंदी भाषा में डब भी किया गया है। आप ये कह सकते हो कि उसे हिंदी भाषा में भी समझने का या समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इतिवृत्त क्या होते थे। इतिवृत्त जैसे नाम पे ही जाओगे, इति का मतलब होता है खुद और वृत्त का मतलब होता है अपना हाश, यानी राजा जब अपना खुद का त्वारीख या फिर इतिवृत्त लिखवाया करते थे तो वो फारसी इतिहास के रूप में था। और बेसिकली इसका मूल उद्देश्य ये होता था कि आने वाले समय में दरबार से संबंधित या संस्थाओं से संबंधित जानकारी अगर किसी को चाहिए तो वो मिल सकती है। इसके अलावा सूफी संतों के द्वारा जो लिखा गया या जो कुछ भी उनकी बातों को लिखा गया, ये भी हमें अपने समय का इतिहास बताती है। तो हमारे पास आज अगर हम बात करें तो अगर जब हमें सन 1200 से लेकर जब सन 1200 से लेकर 1550 के बीच का इतिहास जानना हो तो हमारे पास में केवल एक दो स्रोत नहीं, हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं इसके अंदर विदेशी यात्रियों के भी जो वृत्तांत हैं वो आ जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में कई सारे जो मुस्लिम सूफी कवि हैं उनके द्वारा जो कुछ भी बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया उस समय के बारे में, वो भी हमें क्या करता है, अपने समय का इतिहास हमें जानकारी के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे, ये इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर फारसी जो है त्वारीख की परंपराओं के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखना है, जो फारसी अरबी दुनिया के दो प्रकार के जो इतिहास लेखक का अनुसरण किया गया, नहीं अगर हम बात करें अरबी भाषा में जो भी इतिहास लेखन का कार्य हुआ है वो दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से। पहला प्रकार यहाँ बताया गया है कि अरब परंपरा। पहला कौन सा प्रकार है? तो आपको याद रखना है अरब परंपरा, जो कि स्थानीय क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, जीवों और लोगों का लेखा जोखा, यानी अरब के आसपास के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, और साथ ही साथ में उनके वनस्पति जीव, इससे संबंधित है। और इस प्रकार के जो है इतिहास लेख हमें राष्ट्रों की जानकारी जो है, लोकतांत्रिक जीवन,
कह सकते हैं हमें राष्ट्रों की जानकारी हमें मिल जाती है कि किस प्रकार की जलवायु थी, किस प्रकार की वनस्पति, कैसा लोग थे। और ये बेसिकली 10वीं शताब्दी तक मुस्लिम दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय रहा। लेकिन फारसी पुनर्जागरण के मजबूत होने के बाद ही फारसी जो है दिल्ली दरबार में आने लगे, और दिल्ली दरबार में ना केवल उन्होंने क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाया, बल्कि धीरे धीरे अपने कंट्रोल को भी बढ़ाने लगे। और धीरे धीरे जो ये अरबी लोग थे, इनको एक बात समझ में आ गई कि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापार के सिलसिले में धनी है, और हम अगर गलती से इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर ले या हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम किसी भी तरीके से यहाँ पर से एक्स्ट्रा जो इनकम है उसको निकाल सकते हैं। तो ये बात उनके दिमाग में आ चुकी थी, और इसकी वजह से ही हम आगे चल के देखते हैं कि कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो सारे के सारे प्रयास असफल रहे। और आगे चलकर मोहम्मद गौरी ने ये चीज़ करके दिखाया। और भारत में अगर हम देखें, लगभग 12वीं शताब्दी के अंत में, कब, 12वीं शताब्दी के अंत में, सन 1092 में तराइन सेकंड का जब वॉर हुआ, तो उसके बाद ही जो जो गौर वंश है उसकी स्थापना, उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने यहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं आगे चलकर उनका शासन स्थापित हो जाता है यहाँ पर। हालांकि मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में रहकर शासन नहीं करते, अपना एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे भारत में अपॉइंट करके जाते हैं। लेकिन आगे चलकर हम ये भी देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है उनकी सन 1206 में मृत्यु हो जाती है। सन 1206 में मृत्यु के बाद में जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने जो नियुक्त किया था भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ के राजा बन जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी जो मोहम्मद गौरी के जीवित रहते उनके पद पर बैठकर शासन नहीं करता था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि सन 1206 में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में हो गई। और आगे चलकर जो दिल्ली सल्तनत है ये 15वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी तक रहता है, जब तक मुगल वंश नहीं आ जाता। आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे के पूरे कार्य के अंतराल में आपने 2 से 3 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के प्रयास किया कि भारत के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुई। और जैसे ही मुस्लिम शासन भारत के अंदर आता है तो भारत का कल्चर भी धीरे धीरे प्रभावित होता है, भारत का रहन सहन प्रभावित होता है, लोगों का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया था उसमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अगली वीडियो जल्दी आप सभी के लिए लेकर आएंगे, और उसके अंदर हम आगे फारसी जो तारीख है उसकी परंपराओं की जो श्रेणी है इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस लेसन को पढ़ने के बाद में आप इन सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर भी इजीली दे पाओगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते नहीं, लेकिन आप लोगों के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने जो भी आपकी लर्निंग प्रोसेस रही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस नंबर को जरूर सेव करें। और टेलीग्राम पर लगभग 1000 लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। इसका सिंपली आईडी है 82870 ये, और बाकी सोल सॉल्यूशन सर, इस नाम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय